हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। देखिए, अभी तक आप लोगों ने प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एनसीईआरटी बुक्स को तो कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में कई ऐसे चैप्टर हैं जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में जो एक मेन कंटेंट की जो भूमिका निभाती है वह एनसीईआरटी बुक्स उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से बुक्स जो हैं वो आपको बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना है, चाहे आप पॉलिटी का देखें या फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर का देखें या फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का बुक देखें। एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनमें से कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और एक आपकी फाउंडेशन और नींव तैयार करने में, उस टॉपिक के बारे में नींव तैयार करने में एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी मददगार साबित होते हैं, काफ़ी कारगर साबित होते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी का देखते हैं। ठीक है, यह है इंडियन पॉलिटी की क्लास 11th की बुक। ठीक है, क्लास 11th की इंडियन पॉलिटी की बुक है। बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। पॉलिटी आपने प्रीलिम्स के दौरान अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो कई सारी चीज़ों से आप अवगत होंगे। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इसमें से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है इसे समझते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, यानी कि क्लास 11th की जब आप इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी परचेज करेंगे, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, तो उसका पहला चैप्टर आपको मिलेगा संविधान क्यों और कैसे। यह आपको शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि बीपीएससी मेंस में डायरेक्ट आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाए कि संविधान भारत के लिए क्यों आवश्यक है या हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान के क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट पे बहुत अच्छे से दिया गया है। अभी तक ऐसे सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोग चूंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने प्रारंभ किया होगा तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपके पास हो सकता है कंटेंट की कमी हो, आपके पास प्रश्नों की कमी हो, तो कंटेंट और प्रश्न जो दोनों की कमी है इसकी भरपाई एनसीईआरटी बुक आपको कर सकता है। और इसके लिए आप चैप्टर वाइज सारे जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उन बुक्स को, उन चैप्टर्स को आप लोग काफ़ी गंभीरतापूर्वक सावधानी से आप लोग पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ने का प्रयास करें। तो पहला तो चैप्टर हो गया आपका संविधान क्यों और कैसे। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, शॉर्ट नोट्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक बार 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में संविधान और संविधानवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो संविधानवाद की डिफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। भारतीय संविधान में अधिकार, ये थोड़े बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कम महत्वपूर्ण है, लेकिन अगला जो है चुनाव और प्रतिनिधित्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चुनाव के बारे में लगातार सवाल पूछे जाते हैं, तो चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तीनों चैप्टर यहाँ से देखें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और इन तीनों अंगों के बारे में यहाँ पर अच्छे से डिटेल वर्णन किया गया है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आप लोग यहाँ से जरूर पढ़ें। अगला है संघवाद, और संघवाद काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह केंद्र राज्य के बीच संबंध का मामला हो, बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिलेशन हो, या फिर विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के साथ केंद्र का विवाद। लगातार संघवाद टॉपिक जो है वह न्यूज़ में, खबरों में रहता है। तो संघवाद की विशेषता, संघवाद के क्या गुण है, क्या अवगुण है, भारत में संघवाद किस प्रकार से कार्य कर रही है, संघवादी प्रवृत्ति भारत में किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, तो ये सभी आपको कंटेंट आपको संघवाद चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। देखिए, हर एक कंटेंट आपको मिले या ना मिले, लेकिन एक जो फाउंडेशन जो होता है नींव तैयार करने में, उस टॉपिक के बारे में जो आपकी फाउंडेशन जानकारी है उसको प्रोवाइड कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आसान शब्दों में यहाँ पर सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगला है स्थानीय स्वशासन। 73वें संशोधन से लगातार बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे, तो 73वां संशोधन, चाहे वह स्थानीय स्वशासन हो, पंचायती राज हो, शहरी निकाय हो, तो यहाँ से आप लोग इसे पढ़ लें। संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में, बीपीएससी मुख्य परीक्षा का एक 38 नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में, क्या भारत का संविधान आज भी एक जीवंत दस्तावेज है? हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे नहीं। जैसे भारत में संविधान संशोधन की
प्रक्रिया अपनाई गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न संविधान संशोधन समय और परिस्थिति के अनुरूप वहां पर किए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर किसी संविधान में बदलते समय, बदलते परिस्थिति के अनुरूप, वहां पर बदलते डिमांड के अनुरूप अगर संशोधन किए जाएंगे तो उस संविधान में जीवंतता बनी रहेगी, वह संविधान हमारे लिए आदर्श बना रहेगा, उसमें जड़ता नहीं आएगी। और यही संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है, तो इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। संविधान का राजनीतिक दर्शन, इसे भी आपको कवर करना है। यानी कि भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11th की जो पॉलिटी बुक है, इसमें 10 चैप्टर दिए गए हैं। तो 10 में 10 चैप्टर जो हैं वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इनिशियल जो स्टार्ट जो अभी बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट किए हों, चाहे वो 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हों या 71वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हों, इस बुक को इग्नोर ना करें। पॉलिटिक्स जो सेक्शन है, जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी का सेक्शन, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 10 चैप्टर आपको 2 से 3 दिन में आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, ये तो क्लास 11th की बुक हो गई। एक और इंडियन पॉलिटी है क्लास 12th की। क्लास 12th की जो इंडियन पॉलिटी है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका एक अध्याय होगा। उस बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक भारतीय राजनीति किस प्रकार की रही है। चाहे प्रारंभिक समय में देखें, भारत की आज़ादी से लेकर 1967-70 ईस्वी तक का जो दौर था, सिंगल पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिलता है, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलता है। लेकिन वीर गठबंधन का दौर आया और फिर अभी आप देखेंगे तो एक दलीय शासन की ओर भारत बढ़ रहा है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, आज़ादी से लेकर अभी तक किस प्रकार से राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इन सभी का आपका वर्णन इन सभी 8 चैप्टर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र क्या होते हैं, राज्य क्या होते हैं, उससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं, इसका वर्णन आपके यहाँ पे मिलेगा। एक दल के प्रभुत्व का दौर, अभी हमने बताया कि 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ, 1952 ईस्वी में एक आम चुनाव हुए 1952 ईस्वी में, तो उस समय से लेकर 1967 ईस्वी तक पूरे देश में एक ही दल का शासन था। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कि 1952 से लेकर 77 ईस्वी तक केंद्र में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस, एक दल का प्रभुत्व का दौर किस प्रकार से रहा, उस समय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, राज्यों के साथ संबंध उस समय के किस प्रकार के थे, तो इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। नियोजित विकास की राजनीति, प्लान्ड इकोनॉमी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। भारत के विदेश संबंध, आज़ादी से लेकर उस समय तक आप देखेंगे भारत के विदेश संबंध किस प्रकार से रहे, बदलते प्रधानमंत्री के साथ भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व किस प्रकार से बदलते रहे, किस प्रकार से उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं बदलते समय और परिस्थिति के अनुसार, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम, अब आपको जानना समझना है कि आखिर कांग्रेस सिस्टम होती क्या है। तो चूंकि एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है केंद्र के स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर, विभिन्न राज्यों में एक दल का प्रभुत्व देखने को मिला है और इसी एक दल के प्रभुत्व को रजनी कोठारी के द्वारा कांग्रेस सिस्टम कहा गया है, ठीक है। तो कांग्रेस सिस्टम के समझ क्या चुनौतियां थी और फिर से गठबंधन के दौर के पश्चात किस प्रकार से कांग्रेस का वर्चस्व आया, तो ये सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, बीपीएससी मुख्य परीक्षा में कई बार यहाँ से सवाल पूछ चुका है, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं डायरेक्ट आपको सवाल नहीं पूछेंगे चैप्टर से, क्षेत्रीय दल से सवाल आता है। तो क्षेत्रीय दल तभी गठित होती है जब किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में क्षेत्रीय आकांक्षाएं प्रबल हो जाती है, तो ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, आपको ये भी जानना समझना है। भारतीय राजनीति, नए बदलाव, भारतीय राजनीति में किस प्रकार से न्यू ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, उससे भी आपको कवर करना है। यानी कि क्लास 11th का 10 चैप्टर हमने इंडियन पॉलिटी का बताया और क्लास 12th के 8 चैप्टर, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 18 चैप्टर जो है आपको इंडियन पॉलिटी में कवर करना है। और ज़्यादा समय इसे पढ़ने में मत लगाइए, एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरे बुक को खत्म कर लीजिए। इसके बाद फिर लक्ष्मीकांत के जो मेन चैप्टर होंगे, 10-12 चैप्टर पढ़ना है, तो इतना से आपका इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे द्वारा मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उन मॉडल आंसर को आप लोग परचेज कर लें। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका निस्संदेह तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यह तो हो गया इंडियन पॉलिटी। अब आइए इकोनॉमी की ओर। देखिए, इंडियन इकोनॉमी
पहले क्या था कि इंडियन इकोनॉमी और जो ज्योग्राफी के सवाल थे वहाँ पे ज्योग्राफी इकोनॉमी के ज़्यादा सेक्शन पूछे जाते थे। अब सवाल जो हैं थोड़े से ट्रेडिशनल वे में पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो कोर ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वहाँ से पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी में भी कुछ वैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके लिए एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एक कंटेंट के रूप में मददगार साबित हो सकता है। खासकर वैसे अभ्यर्थी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर तैयारी कर रहे हों वो एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं। एनसीईआरटी में कई सारे तथ्य के ऐसे परिभाषा दिए गए रहते हैं जो स्टैंडर्ड बुक में आपको नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए सतत विकास की परिभाषा एनसीईआरटी बुक में जो आपकी मिलेगी वो आपको अन्य बुक्स में नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसे ऐसे जो महत्वपूर्ण वर्ड हैं उसका डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक का ही डेफिनेशन को आप लोग बेस बनाकर उसको रट ले पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप क्लास 9th की इकोनॉमी एनसीईआरटी परचेज करेंगे तो अर्थशास्त्र, ठीक है, इसमें आपको 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। एक तो निर्धनता आपको पढ़ना है और एक खाद्य सुरक्षा पढ़ना है। निर्धनता यानी कि पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए और फूड सिक्योरिटी यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है, फूड सिक्योरिटी। ये दोनों चैप्टर आप लोग यहाँ से पढ़ लें। ये 2 चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, पहला और दूसरा, लेकिन तीसरा और चौथा चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लें इंडियन इकोनॉमी क्लास 9th की। अब आइए इंडियन इकोनॉमी क्लास 10th की, ठीक है। क्लास 10th के लिए इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है, क्लास 10th की इंडियन इकोनॉमी बुक में इनमें से सारे चैप्टर आपको पढ़ लेना है। स्पेशली प्रथम 4 अध्याय तो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। पहला है विकास, डेवलपमेंट के बारे में, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तीनों क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। मुद्रा और साख इसे भी छोड़ दीजिए, ठीक है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था इसे पढ़ लीजिए। यानी कि चैप्टर नंबर आपको 1 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, ठीक है। 3 और 5 आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इसे नहीं पढ़ना है और इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना हो गया चैप्टर नंबर आपको 1, 2 और 4, ठीक है। हमने बताया क्लास 9th की इकोनॉमी का हमने बताया चैप्टर नंबर 3 और 4, ऊपर देख लेंगे निर्धनता और खाद्य सुरक्षा, ठीक है। क्लास 10th की इकोनॉमी का बुक का आपको 1, 2 और 4 चैप्टर नंबर आपको पढ़ लेना है। 1 में है विकास, 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और 4 में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ये, ठीक है। तो क्लास 9th और 10th की इंडियन इकोनॉमी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमी क्लास 11th की, सबसे महत्वपूर्ण। आप 9, 10 पे कम ध्यान देंगे तो ही चलेगा, लेकिन क्लास जो 11th की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी की, इसे आपको जरूर पढ़ना है। 100% जो आपके यहाँ से जो डायमेंशन होगा पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो 1947 ईस्वी से लेकर अब तक के भारतीय इकोनॉमी का जो सफ़र रहा है उसके बारे में काफ़ी व्यवस्थित रूप से यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। जैसे इकाई 1 में 1947 से 1990 ईस्वी तक के दौर की बातें की गई है, ठीक है। इसमें आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय इकोनॉमी, यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी और इसके बारे में वर्णन किया गया है, इसे आप लोग पढ़ लें। चैप्टर 2 1950 से 1990 तक का इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार से रहा है इसके बारे में दिया गया है। इसी के दौरान आप देखेंगे 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है, आयात प्रतिस्थापन की नीति रही है, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं आई है, उसकी सफलता असफलता ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इकाई 1 में 2 चैप्टर हैं। इसमें आपको 1947 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक का जो दौर है वह आपको इकाई 1 में मिलेंगे। 1990 के बाद 1991 में एलपीजी की नीति आई और एलपीजी की नीति आने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बदलाव देखने को मिले हैं वह आपको इकाई 2 में पढ़ना है। यानी कि 1990 ईस्वी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आपको एलपीजी एक समीक्षा किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की डिफिनीशन आपको मिल जाएंगे, उसके क्या क्या लाभ हुए हैं, उसका एक समीक्षा, वर्तमान समय में उसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, ये सभी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। और इन्हीं में से एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। भारतीय अर्थव्यवस्था एलपीजी के दौर के आने के पश्चात भी किन किन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये चैप्टर में आपको इकाई 3 में आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगला चैप्टर है भारत में पूंजी निर्माण, इसको आप चैप्टर नंबर 4 को स्किप कर दीजिए, ठीक है। 5वां ग्रामीण विकास, इसे भी आप स्किप कर सकते हैं।
छठा जो है रोजगार वृद्धि, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। सातवां जो है पर्यावरण और धारणीय विकास, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। जो अभी हमने एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा था कि सतत विकास की परिभाषा क्या है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी कि एसडीजी के बारे में अगर सवाल पूछे जाते हैं, सतत विकास, धारणीय विकास, संपोषणीय विकास से संबंधित कोई सवाल बनते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब बाकी सब ये सब छोड़ सकते हैं। तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 9वां 10वां हमने डिस्कस कर दिया था चैप्टर, और इसमें से आपको जो जो चैप्टर पढ़नी है फिर एक बार बता दे रहा हूँ। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 6, अध्याय 7, इतने चैप्टर आपको पढ़ लेनी है क्लास 11th की इकोनॉमी बुक से। ठीक है, तो इकोनॉमी की आपकी 9, 10 और 11 ये 3 पढ़ना है, और बाकी हमने 11, 12 का डिस्कस किया इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमी का हो गया। अब आइए ज्योग्राफी सेक्शन की ओर। ज्योग्राफी का जो सेक्शन है एनसीईआरटी पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तब जब ट्रेडिशनल सवाल बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने लगे। ठीक है, तो इसमें से आप कोशिश करें कि आप जलवायु को अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है, इसके अलावा भू आकृति विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ लें, और पृथ्वी की उत्पत्ति उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इकाई 2, 3 और 4 ये आप ज्योग्राफी के लिए कवर कर ले। क्लास 11th की ज्योग्राफी है भौतिक भूगोल, इससे आपको पढ़ लेना है इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, ये आपका ज्योग्राफी। बस इसके अलावा एक और ज्योग्राफी की बुक आपको कवर करनी है क्लास 12th के लिए। लेकिन ये जो ज्योग्राफी होगी इसमें से कुछ आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा, कुछ चैप्टर आपके इकोनॉमी में काम आएंगे। ठीक है, जैसे ये जो चैप्टर है प्राथमिक इकाई, द्वितीयक इकाई, तृतीयक और चतुर्थ इकाई, ये आपका इकोनॉमी में काम आएंगे। लेकिन चूंकि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप देखें तो सेक्शन 2 जो होता है जीएस पेपर 2 का, वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों से रिलेटेड है। तो अलग अलग तो आपको करना नहीं है कि ज्योग्राफी का करना है इकोनॉमी का, दोनों तो एक ही साथ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको कवर कर लेना है। स्पेशली आप इकाई 3 में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 4 से लेकर 6 इस तक काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। चैप्टर नंबर 8 जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसे भी आप लोग पढ़ लें। ठीक है, बाकी जनंकिकी वगैरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो एक संक्षिप्त जानकारी आप लोग इसे भी ले लें। तो आपका ज्योग्राफी क्लास 11th और 12th भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आइए आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है, इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन जो है, अब चूंकि गुप्त कला वगैरह से भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। पहले तो केवल मौर्य पाल पटना से पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा उसने आयाम में वृद्धि की है शॉर्ट नोट्स के आने के बाद से, और जब उसने सिलेबस में चेंजेज किया। ठीक है, यहाँ से आप मौर्यकालीन कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इस चैप्टर का आप लोग पढ़ लें। मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला, ये 68वीं 69वीं दोनों बार पूछा गया है, 68वीं और 69वीं दोनों में से पूछा गया, तो इसे पढ़ लें। इंडो इस्लामिक कला की कुछ विशेषता को अभी आप लोग जान लें कि भविष्य में पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी कला को भी आप लोग जान लें। तो ये जो सारे चैप्टर हैं उससे आपको आर्ट एंड कल्चर में कवर कर लेना है। क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, इतना आपको मेंस के लिए कवर कर लेना है। ठीक है, अब आइए साइंस में सिर्फ एक चैप्टर आपको कवर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वह है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। यह आपकी बायोलॉजी क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसमें आपको मिल जाएगा बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी, और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप संक्षिप्त जानकारी यहाँ से ले लें। ये लगभग 30 पेज का यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, इस आराम से 2 घंटे में आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइंस में कोई आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिलेबस जो मेन्स का है वह साइंस के बजाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस है। लेकिन बायोटेक यहाँ पे दिया गया है, तो बायोटेक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहां से आप बायोटेक को कंप्लीट कर लें। तो हमने अभी तक एनसीईआरटी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में हमने पॉलिटी का आपको बताया, ज्योग्राफी का बताया, इकोनॉमी का बताया, और एक चैप्टर हमने बायोलॉजी का बायोटेक बताया है, बायोटेक जैव प्रौद्योगिकी बताया है, बायोटेक। ठीक है, तो इतने आपको कवर करने हैं। और एक अगर आप आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं एक अलग से 1-2 दिनों के अंदर वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग आप शुरुआत करें। लेकिन एनसीईआरटी सबसे बेस्ट माध्यम होगा जहां से आप आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैप्टर के बाद आपको प्रश्न का कलेक्शन दिया हुआ रहता है। तो एक स्टार्टिंग तरीके के रूप में आप चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो प्रश्न वहाँ पर दिए गए हैं चैप्टर के अंत में, उन सारे प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने का प्रयास करें। वहाँ से लिखते लिखते आपका एक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा आपका आंसर राइटिंग में। क्योंकि आपको शुरुआत करनी है स्टार्टिंग में, डायरेक्ट आप 38 नंबर के अंक लिखेंगे तो आप हतोत्साहित तो होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप ऊपर
बढ़ने की ओर कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएंगे तो निस्संदेह आप एक समय मंजिल पर आप जरूर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ से आप आंसर राइटिंग को शुरुआत करें और इन सभी कंटेंट को आप आधार बनाएं तैयारी का, इसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक की ओर जाएं, क्योंकि डायरेक्ट आप अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है कई सारी चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पे अगर ये पढ़ा हुआ होगा तो एक फाउंडेशन, एक नींव का काम वो करेगा। तो ठीक है, आज के बस वीडियो में इतना ही। आज एनसीईआरटी हमने महत्वपूर्ण चैप्टर्स को देखा जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।